दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो बस यही है। भारत के बारे में कहा गया था। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ कश्मीर के बारे में, ऐसा नहीं है। पूरे भारत के लिए हम ये लाइन कह सकते हैं कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। ये लाइन अगर जैव विविधता की दृष्टि से सोचा जाए तो बहुत सटीक बैठती है, एकदम कायदे से फिट होती है जैव विविधता के पैरामीटर्स पर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और भारत की भौगोलिक संरचना जिस तरीके से सजी हुई है, जिस तरीके से बनी हुई है, किसी भी दुनिया के दूसरे देश में इतने बेहतर संरचना या हम कहें भौगोलिक रूप प्राप्त नहीं होते हैं। चाहे प्राचीन या अर्वाचीन, नए से लेकर के पुराने, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की उत्पत्ति हो या पुरानों के रिकॉर्ड हो, सब भारत में मिल जाता है। जब पृथ्वी बन रही थी ना, तो एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारा प्रायद्वीपीय पठार भी बन गया था, तो उतना पुराना हिस्सा भी है हमारे पास। और सबसे नया अगर देखें दुनिया में अभी क्या है, तो वो हिमालयन संरचना है जो आज भी बन ही रही है, वो भी है हमारे पास। तो पुराने से लेकर नया सब कुछ है, और इसीलिए जैव विविधता में संपन्न देश के रूप में हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 ब्राजील का नाम बहुत आता है जैव विविधता संपन्न में, हम पुराने वीडियो में जान चुके थे। तो अब तक अगर आपने नहीं देखा है पहला वीडियो तो वो देखें, आसान होता जाएगा और फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। वैसे हो सकता है जैव विविधता वाले कुछ जीव आसपास आवाज कर रहे होंगे, रात का समय है और कुछ एक प्रजाति होती है ना, हाँ, वो सक्रिय हो जाती है, तो सक्रिय है, डिस्टर्ब नहीं होंगे। खैर, शुरू करते हैं वीडियो को और परिचय से शुरू करते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। और ये मेरा जैव विविधता टॉपिक पर दूसरा वीडियो है। और भी वीडियोस हैं दूसरे विषय पर ये जैव विविधता, क्योंकि आप जान रहे हैं, क्योंकि अभी ACF के लिए आपको तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में क्या करा था, जैव विविधता क्या होती है समझा था, जैव विविधता के मैपिंग को समझा था, जैव विविधता के प्रकारों को समझा था। आज हम जानेंगे इंडियन बायोडाइवर्सिटी को, भारतीय जैव विविधता। दुनिया की जैव विविधता पर किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। हम भारतीय हैं तो शुरुआत करते हैं भारतीय जैव विविधता से। तो देखो, मैं भारत का परिचय इसीलिए इतना दे रहा था, आपको लगा कि टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं। तो भाई भारतीय जैव विविधता इसीलिए मैं बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है या भौगोलिक संरचना वाला देश है जहां जैव विविधता अपने पूरे शबाब पर है, अपने पूरे रूप पर दिखाई देती है। तो कैसे, वो वर्गीकरण क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करें। इंडियन बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली प्रकार के आधार पर देखें तो 4 मेन भाग में बांट सकते हैं। मैंने बोला ना, दुनिया की अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी का लक्षण आपको भारत में दिखेगा, उनमें से 4 प्रमुख लक्षण या 4 प्रकार जो है वो आप देख पाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है मलायन या इंडो मलायन आप कह सकते हैं इसको, जो कि कायदे से पूर्वी हिमालय क्षेत्र से शुरू होता है और फैल जाता है कहां तक, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर। अगर पूर्वी हिमालय की बात करें तो हम ईस्टर्न हिमालय, इधर आप मैप भी देख पा रहे होंगे, भारत जैसा दिख रहा है, ठीक। तो पूर्वी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहां से लेकर के जो हमारे सागर तटीय क्षेत्र हैं, वहां तक ये फैला हुआ दिखाई देता है। अब इस क्षेत्र में क्या खास बात है, क्यों विशेष है, ये हम धीरे धीरे जानेंगे जब ये वर्गीकरण समझेंगे। बहरहाल, पहला आप समझ गए कि इंडो मलयन, दूसरा जो है वो यूरोपियन है। अब ये यूरोपियन, या फिर हम कहें कि जैसे यूरोप में जलवायु पाई जाती है उससे प्रभावित या उस जैसी जलवायु हमारे यहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो वो आपको उच्च हिमालय क्षेत्र में दिखाई देगी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, उच्च हिमालय क्षेत्र, हम अगेन हिमालय पे ही आ रहे हैं, वहां पूर्वी हिमालय पे थे, अब यहाँ हमारे उत्तर हिमालय की तरफ या मध्य हिमालय की तरफ भी चल सकते हैं। वो वाला हिमालय का हिस्सा जो बहुत ऊंचा है और अक्सर बर्फ से घिरा रहता है, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा और बर्फ से घिरा होगा। तो ये जो हिस्सा है वो आपको दिखाई देता है यूरोपियन प्रकार की जैव विविधता वाला क्षेत्र। ऐसा क्यों है? इसके पीछे सिंपल सा भौगोलिक कारण है भाई। कभी सब कुछ एक महाद्वीप था और अब धीरे धीरे हम एक प्लेट कहते हैं ना, जिसको यूरेशिया की प्लेट कहते हैं, जहां यूरोप और एशिया एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे या जुड़ रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो भाई यूरेशिया वाली प्लेट का हिस्सा यहाँ दिख जाता है, इसलिए यूरोपियन वाली जैव विविधता भी हमारे पास मौजूद है, सिंपल। अब बात करेंगे इथोपियन प्लेट, या प्लेट की बात नहीं करके जैव विविधता की बात कर लेते हैं, प्लेट पे वापस आएंगे। वैसे तो इथोपियन, या हम कह ले, अब इथोपिया कहाँ है, तो आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा, इससे फिर आया इथोपियन। इथोपियन वाला लक्षण दिखाई देगा आपको राजस्थान में और गुजरात के कुछ तटीय जो क्षेत्र हैं उस आसपास। अब
कहते हैं कि सब कुछ जब महाद्वीप सब एक साथ जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे पृथ्वी के रोटेशन के कारण और भी 2-3 कारण हैं जिसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, उन सब के कारण जब ये भूखंड अलग अलग होने शुरू हुए यानी महाद्वीप टूटे, तो अफ्रीका से भारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हुआ। ये गुजरात से लेकर के राजस्थान वाला हिस्सा संभवतः कभी अटैच रहा होगा और वो अलग हुआ टूट करके। और आप देखेंगे ना अफ्रीका का मैप देखिए ग्लोब में उठा करके, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा, इथोपिया इसी तरफ दिखाई देगा आपको अफ्रीका, और उसके बाद भारत का लगा हुआ हिस्सा। संभवतः पॉसिबल है कि वो एक साथ रहे हों और फिर द्वीपीय विस्थापन के कारण अलग हो गए हों। इसीलिए इस तरह की जैव विविधता आपको कहां दिखाई देगी? राजस्थान में दिखाई देगी, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में दिखाई दे जाती है। 3 टाइप हो गए। चौथा जो है वो इंडियन है। अब मैं आपको बताया कि भारत की संरचना में शुरू से कौन सा भाग मौजूद है, तो प्रायद्वीपीय पठार मौजूद है। प्रायद्वीपीय पठार यानी आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे ना तो एक संरचना पढ़ते हैं कि भारत एक्चुअल में ट्रायंगल के रूप में सबसे पहले मौजूद था, यानी मूल भाग या बेसिक भारत का ओरिजिनल जो हिस्सा है पठारीय भाग, वो प्रायद्वीपीय पठार है, वो उत्तरभुज जैसा। उसके बाद तो फिर ऊपर गंगा के मैदान बने और फिर हिमालय वाली संरचना बाद में आई, लेकिन हमारे पास जो पहले से मौजूद है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो वहां जो जैव विविधता मिलेगी वो तो हमारी अपनी होगी। तो हमारे पास 4 हो गए। एक इंडोमलेयन आपने देख लिया, दूसरा आपने क्या देख लिया, यूरोपियन वाला देख लिया, तीसरा आपने क्या देखा, इथोपियन वाले यानी अफ्रीका कनेक्शन, और चौथा आपने क्या देख लिया, इंडिया वाला। तो 4 प्रकार हो गए। मेरे ख्याल से इसके बाद में आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप भूगोल भी समझिए और जैव विविधता भी समझिए। तो अब बात करेंगे उसके बाद वाले। ये तो वर्गीकरण प्रकार में हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्षेत्रीय वर्गीकरण भी पूछ देता है। अब क्षेत्रीय वर्गीकरण क्या होता है? एरिया वाइज अगर डिफरेंशिएट करना हो या अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ना हो तो अगेन हम देखेंगे 3 प्रकार का क्षेत्रीय वर्गीकरण किया जाता है। तो यार ये भी बहुत सिंपल है। एक उन क्षेत्रों को उठाएंगे जहां बहुत ज्यादा संभावना है जैव विविधता की, जहां सबसे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां दिख जाती हैं या स्थानीय जो प्रजाति है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, उसको हॉटस्पॉट कह देते हैं। तो पहला जो है क्षेत्रीय वर्गीकरण में भारत के वो हिस्से जो हॉटस्पॉट है, नंबर 1। नंबर 2 पे अब भारत जो है भाई 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, तो समुद्री जैव विविधता तो होगी, इसलिए दूसरा जो है वो मैरीन बायोडायवर्सिटी रीजन है। तो ये जो है समुद्री जैव विविधता क्षेत्र भारत के उन तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहां जहां सीमाएं लग रही होती है हमारी समुद्र के साथ। ठीक है, मुख्य रूप से पूर्वी साइड दिखाई देता है और द्वीपीय जो भाग है वहां दिखाई देगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह। अब बात करेंगे तीसरी, तो ये ना एक इस तरह से है जहां संभावना है, जहां भारत के भौगोलिक विशेषता के कारण जैव विविधता दिखाई देती है। यानी अब भारत है तो भारत में कहीं चट्टाने हैं, कहीं बर्फ है, बर्फ वाला हिस्सा है, कहीं क्या है रेगिस्तान वाला हिस्सा है, कहीं बहुत तेज ताप पड़ता है, उष्णकटिबंधीय, छत्तीसगढ़ वाले हो ना उष्णकटिबंधीय, या फिर आप कहिए कहीं गंगा का मैदान है जो कि शीतोष्ण टाइप चला जाता है। तो भाई जलवायु में डिफरेंस है और उस डिफरेंस के कारण जैव विविधता दिखाई देती है। तो उसको हम यहाँ बांटने का कोशिश किया, यानी जैव भौगोलिक क्षेत्र या बायोजियोग्राफिकल रीजन। सिंपल है, 3 प्रकार में बांट दिए क्षेत्रीय वर्गीकरण। हॉटस्पॉट हो गया, दूसरा मैरीन वाला बायोडायवर्सिटी रीजन हो गया, और तीसरा जो है बायोजियोग्राफिकल या फिर क्या कहते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र। बहुत सिंपल। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, हॉटस्पॉट को पहले जानेंगे। हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट भारत में कहाँ है और किन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। वैसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में निपटाते हैं थोड़ा सा। तो अभी हॉटस्पॉट पे आते हैं जब, या तप्त स्थल हिंदी में गए तो तप्त स्थल, लेकिन ऐसा कहेंगे तो फिर ऐसा लगता है वो वाली जगह जो बहुत ताप ग्रहण करती है या सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है। नहीं, यहाँ पर हॉटस्पॉट का जो मतलब है या मायने है वो है कि भाई जहां जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम क्या होता है ना, एक मोटे मोटे तौर पे लेके चलते हैं जैव विविधता ज्यादा मिलेगी हॉटस्पॉट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसकी पूरी एक परिभाषा बनेगी और पूरा एक पैरामीटर बनेगा, उसके भीतर आएगा तब तो हॉटस्पॉट होगा। तो अभी क्लियर करेंगे धीरे धीरे, पॉइंट बाय पॉइंट, घबराइए नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। तो हॉटस्पॉट पहले तो आते हैं 1988 के सन में, और ये शब्द पहली बार सामने आया। मीडिया का काम है शब्द सामने लाना, उसने लाया, लेकिन लाया मीडिया ने, दिया किसने? नॉर्मन मोयस करके जो बंदे थे उन्होंने, या नॉर्मन मायर्स कह सकते हैं, उन्होंने ये शब्द दिया। तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया हॉटस्पॉट शब्द, या फिर वो हिस्सा जहां जैव विविधता बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं कि कैसे। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है, हॉटस्पॉट उस जगह को कहते हैं
जहां स्पीसीज या प्रजातियों की संख्या अधिक हो। अधिक कैसी हो? पर स्क्वायर किलोमीटर में। अब ये पर स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर का हिस्सा ले लीजिए और वहां देखिए कि अल्फा याद है, अल्फा बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे, आप काउंट कर रहे थे कितने सारे एक क्षेत्र में मिल रहे हैं। बस वैसा ही समझ लीजिए, एक एरिया लीजिए और वहां देखिए कि कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, प्रजाति, जीव जंतु और उभयचर ये सब पाए जाते हैं। तो आप देखें तो जातियों की पर्याप्तता हो, खूब सारे। दूसरा क्या है? स्थानीय जातियों की अधिकता हो। ऐसा नहीं है कि सब बाहर से आए हुए। वो याद है बीटा बायोडायवर्सिटी आप पढ़ रहे थे, इसीलिए बोला ना पुराना वीडियो देखोगे और क्लियर होगा कि बाहर से कितने आए हुए हैं और कितने जो है यहां से बाहर चले गए हैं। हमको ये भी ध्यान रखना हॉटस्पॉट के लिए बहुत जरूरी है कि वहीं के जातियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, यानी जिनका जन्म वहीं हुआ, जो उसी जलवायु या उसी वातावरण में पले बढ़े, इस तरह की दो चीजें हो गई। अब यहां पर आता है तीसरा वो पॉइंट जो हॉटस्पॉट को एक्चुअल में डिसाइड करता है, और वो है ये सब कुछ होने के बाद भी ऐसी कोई ना कोई गतिविधि हो रही हो जिसके कारण ये सब संकट पे हो, या हम कह सकते हैं उनका जो नेचुरल आवास है ना। अब ये नेचुरल आवास क्या होता है भाई? जैसे अब मैं बात करूं कि शेर है, उसका नेचुरल आवास जंगल है ना, आप उसको घर में ला करके नहीं रखने वाले हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने उसका आवास नष्ट कर दिया, इसलिए वो आपके यहाँ घुसा है। या हाथियों की बात ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ बड़ा परेशान रहा, अभी तो खैर हमने हाथियों को परेशान कर रखा है, खूब सारे हाथी मार दिए गए छत्तीसगढ़ में या मर गए। तो हाथी क्यों इतना इंसानी क्षेत्र में दखल कर रहा है? क्योंकि हमने उनके क्षेत्र में दखल कर दिया, यानी उनका आवास नष्ट कर दिया। अगर उनका आवास नष्ट हो रहा है लगातार, तब हॉटस्पॉट की तरफ चलेंगे। स्थानीय जाति हो, उनकी पर्याप्तता हो, और तीसरा उनका क्षेत्र या उनका आवास तेजी से घट रहा हो, तब हॉटस्पॉट डिक्लेयर होता है कोई क्षेत्र। ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था तीसरा, यानी उनके अस्तित्व पर संकट आ गया हो तब। और यकीन जानिए हमने मतलब पहले ना भारत में चीता पाया जाता था, हाँ वो चीता भी पीता है वाला चीता, लेकिन वो चीता भारत से गायब कर दिया गया, गायब कर दिया गया। हमने उसके क्षेत्र पे दखल दिया, धीरे धीरे उनकी संख्या घटने लगी, शिकार खूब होने लगे और वो लुप्त हो गए। ऐसा नहीं है कि आप चीता तो देखे, आपने टेलीफिल्म में देख लिया, आपने यहाँ देखा वहां देखा, भाई जू में बचे हैं, जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला चीता गायब हो गया। अभी कुछ दिन पहले अचानक मार के जंगल में आपको वो बगीरा दिखाई दिया था, याद है? हाँ वो काले रंग वाला तेंदुआ, हाँ बिल्कुल। तो भाई संख्या में कितने कम हो गए, सोचिए। ये संकट ग्रस्त कर दिया आपने, उसके अस्तित्व पे संकट ला दिया। ऐसे एक गुलाबी सर वाले बतख की भी भारत में कभी धूम हुआ करती थी, इतना शिकार हुआ कि वो समाप्त हो गया। ये भी समस्या है। आजकल गिद्धों को हम टारगेट कर रखे हैं, उनकी संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। तो ये सारे जो हैं, या हमारा छत्तीसगढ़ ले लीजिए, वन भैंसे के क्षेत्र पर हमने संकट लगाया है, तो वहां पर हॉटस्पॉट का मायने सामने आता है। तीन चीजें, और इससे आप क्लियर कर गए होंगे। अब यहां पर कुछ शर्त है, वो ध्यान रखनी है कि जैसे वो पूरे क्षेत्र में कम से कम 0.5% स्थानीय पौधे हों, या फिर एटलीस्ट 1500 संवहनीय पौधे हों, या वहीं मौजूद होने वाले पौधे या वहीं उत्पन्न हुए उसी जलवायु के पौधे मौजूद हों। 1500 खुद वहीं के, या 0.5% ऑफ टोटल जितने प्लांटेशन है वो, बाकी जो बाहर से आए वो अलग बात है। दूसरी शर्त क्या है? 70% प्राकृतिक वनस्पतियां उस क्षेत्र में हो सकता है बाहर से आई हुई भी हो, लेकिन ध्यान रखिए हॉटस्पॉट बनने के लिए 70% प्राकृतिक वनस्पति वहीं की होनी जरूरी है। तो ये दो पैरामीटर हैं, और ध्यान रखिए उनके 70% प्राकृतिक वनस्पति और वो नष्ट भी हो रही हो, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरा ये एक पॉइंट आपको बहुत जरूरी याद रखना कि दुनिया में इस तरह के कितने हॉटस्पॉट है। तो अभी तक पुराना डाटा चलता था 35, हो सकता है आपके पास अगर कोई किताब हो, पुरानी किताब हो, तो उसमें 35 ही दिया हो, 36 हो गया है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल अपडेट हुआ है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, अपने नोट्स में भी सुधार लीजिएगा, आपकी बुक में सुधार लीजिएगा। तो दुनिया भर में 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो कि पूरी दुनिया के 2.3% को कवर करते हैं। क्लियर हो गया? आप बोलेंगे 36वां कौन है? तो भाई 36वां अभी उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को डिक्लेयर किया गया है। तो अब वापस आते हैं, दुनिया भर में 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो कि दुनिया भर का 2.3% कवर करते हैं, और यहाँ दुनिया के 60% प्रजातियां जो है वो विद्यमान है। ये पहले वाले वीडियो में भी बताया था आपको। आगे बढ़े तो बहुत सिंपल तरीके से हम फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई भारत का क्या रोल है हॉटस्पॉट के बारे में। तो भारत के अगर बारे में बात करें तो भारत में विश्व की बायोडायवर्सिटी का, अगर मान लें कि दुनिया भर में 100% बायोडायवर्सिटी है, यानी दुनिया की सब जगह को मिलाएं तो 100% बायोडायवर्सिटी है, उसका मात्र 16.86%। कितना? 16.86%, 16.86, और ये बहुत कम है यार। ये है भारत में। उसके बाद भी भारत जैव विविधता में आगे चल रहा है। क्यों चल रहा है समझेंगे धीरे धीरे।
तो भारत में विश्व की बायोडायवर्सिटी का 16.86%, और वो मुख्य रूप से 4 बड़े महत्वपूर्ण भाग में बटा हुआ है। भारत के हॉटस्पॉट को देखा जाए तो भारत में 4 बड़े हॉटस्पॉट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, चलिए जानते हैं कौन कौन से। तो एक इंडो बर्मा जो रीजन है वो, दूसरा पश्चिमी घाट क्षेत्र, तीसरा हिमालयन क्षेत्र, और चौथा सुंडालैंड। ये चीज ध्यान रखना है कि सुंडालैंड ना पहले नहीं था। सुंडालैंड को मान्यता मिली कब? 2013 में। इससे पहले सुंडालैंड नहीं आता था। 3 हम मानते थे, तो इंडो बर्मन, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा जो है हिमालयन क्षेत्र, और चौथा सुंडालैंड हो गया। अब इसमें 2-3 चीज ना छोटी छोटी याद कर लेते हैं हम। कैसे? जैसे इंडो बर्मन जो क्षेत्र है वो 5.13% एरिया है भारत के कुल हॉटस्पॉट के टोटल एरिया का। यदि अब भारत के 100% को माने तो उसमें से आप काउंट कर सकते हैं। तो इंडो बर्मन रीजन में 5.13%। अब ये कहाँ है खोजना है तो भाई बहुत सिंपल है, भारत के जो हिमालयन क्षेत्र से लेकर के इधर, आपको याद है म्यांमार लगता है, हाँ ये वाले हिस्से में बर्मा, तो वहां तक इंडो बर्मन। दूसरा पश्चिमी घाट, ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी घाट क्षेत्र कहलाता है, ये सबसे बड़ा है और ये 64.95% है। अब कई बार क्या होता है सिर्फ पश्चिमी घाट पढ़ के छोड़ देते हैं, एक्चुअल में पश्चिमी घाट से नीचे वो छोटा सा द्वीप याद है जो नक्शे के साथ फ्री मिलता है, हाँ श्रीलंका, तो वो जो है वो भी इसका हिस्सा बनेगा। तीसरा जो है हिमालयन क्षेत्र। अब हिमालयन क्षेत्र में ये वाला हिस्सा आएगा ऊपर का, जो याद है वो यूरोप टाइप वाला, हाँ बस वहां पर पहुंचना है। ये 44.37% क्षेत्र को कवर करता है। और जो अच्छा हिमालय में तराई क्षेत्र के बारे में भी पढ़ाया था पिछले वीडियो, वो सब इंक्लूड रहेगा इसमें। और सुंडालैंड, एक्चुअल में सुंडालैंड में भारत के द्वीपीय क्षेत्र आते हैं, और मेन रूप से देखें तो अंडमान निकोबार का निकोबार तक चला जाता है। तो ये जो है बहुत छोटा सा है, सबसे छोटा 1.28%। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट। नंबर 2 पे कौन हो गया? हिमालयन वाला। नंबर 3 पे क्या हो गया? इंडो बर्मन। और नंबर 4 पे क्या हो गया? सुंडालैंड। कई बार क्रम जमाने दे सकता है, तो भारत का अभी भी सबसे बड़ा पश्चिमी घाट है। नंबर 2 पे हिमालयन है, नंबर 3 पे कौन है? इंडो बर्मन है, नंबर 4 पे कौन सा है? सुंडालैंड। पढ़ तो लिया यार, सब तो याद हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा क्या होता है? एक हॉटेस्ट हॉटस्पॉट होता है, यानी तप्त स्थल तो है ही, लेकिन उसमें भी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भारत में वो 2 है। नंबर 1 पश्चिमी घाट होगा ही होगा, और नंबर 2 जो है वो सुंडालैंड है। ध्यान रखिए, क्षेत्रफल पे मत चले जाना वरना आप हिमालयन क्षेत्र चल देंगे। 2 है, एक पश्चिमी घाट और दूसरा सुंडालैंड। ये भारत में चिन्हित 2 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। क्लियर? अच्छा हॉटस्पॉट की तो बात हो गई। पता है आपको हॉटस्पॉट के अलावा एक और होता है, होप स्पॉट कहते हैं उसको। हाँ, होप आशा वाला, वो भी एक होता है। तो हॉटस्पॉट आप समझ चुके। होप स्पॉट पे भी, हाँ स्पॉट पे भी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हो जाता है ना, फंबल होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो अभी फंबल दूर करते हैं और जानते हैं कि भाई ये तो आपने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नहीं है वो भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। थोड़ा सा जान ले उसको भी। किसको? होप, HOP वाला। हाँ शुरू करते हैं। तो होप स्पॉट पे आप चालू करिए लिखना, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो हॉटस्पॉट तो हम समझे। होप स्पॉट का कब सामने आया? तो भाई समुद्री जैव विविधता के बारे में जब सोचा जा रहा था, तो होप स्पॉट के बारे में विचार सामने आया। 2009 का समय था, और उस समय जो मैरीटाइम सम्मेलन होते हैं या समुद्री सम्मेलन होते हैं, उसमें ये बात उठाई गई कि क्यों नहीं समुद्री जैव विविधता का भी ख्याल रखते हुए या उसको भी एक अलग क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। और वहीं से फिर यह अवधारणा जो है हॉटस्पॉट की तर्ज पर होप स्पॉट सामने आती है। और सिल्विया करके एक वैज्ञानिक हैं जो समुद्री विज्ञान के जानकार हैं, उनके द्वारा जो है ये शब्द दिया गया और ये कॉन्सेप्ट सामने आया। ठीक, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सिल्विया अर्ल, तो आप उनको जरूर याद रखेंगे। 50 अब तक ऐसे होप स्पॉट ढूंढ लिए गए हैं। ध्यान रखिए, हॉटस्पॉट आप अभी 36 पढ़े, होप स्पॉट 50 ढूंढ लिए गए हैं। ये शायद आपके बुक में नहीं दिया हो, ये सारे फैक्ट जो है ना याद रखा करें। कुछ अलग है नोट करें। भारत से भी है इसमें, और भारत से 2 हैं। और 2 कौन कौन से? एक अंडमान निकोबार तो हो गई, एक लक्षद्वीप होगा। क्यों होगा भाई? द्वीपीय क्षेत्र में तो हमारे पास वही है समुद्री क्षेत्र में। तो ये जो अंडमान निकोबार और वो तो हॉटस्पॉट हो गया। होप स्पॉट जो है आप वीडियो में पढ़ करके सुन करके नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समुद्री जैव विविधता पे चलते हैं। अभी यहाँ पे पढ़ा था ना हमने कि भाई जैव विविधता के अलग अलग प्रकार में, तो हॉटस्पॉट देख लिया। अब बात करते हैं समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, इसी से होप स्पॉट भी याद आ गया था। तो समुद्री जैव विविधता क्षेत्र में ये जान लीजिए, फिर भूगोल लेके आते हैं ना। तो भारत क्या है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, और इसलिए समुद्र से लगा हुआ तटीय क्षेत्र भी होगा।
और ये 7,516.6 किलोमीटर का लंबा एरिया बनता है। इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? नंबर एक, डेल्टा बनेगा। डेल्टा क्या होता है? नदी गई और नदी अपना सब कुछ जो बहा करके लाई है, मिट्टी विट्टी, वो छोड़ते हुए अलग अलग शाखा में बटी और फिर समुद्र में मिल गई, तो बन गया डेल्टा। ऐसे क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र है, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा। नंबर दो पे बात करते हैं एस्चुरी। अब ये एस्चुरी क्या होता है? नदी गई, अपने साथ जो कुछ भी बहाकर लाई थी उसको छोड़ वोड़ नहीं रही है, सब कुछ लेकर के समुद्र में सीधे जंप कर रही है। एस्चुरी, ज्वार नदमुख हिंदी में। तो अब वो जो है हमारे यहाँ है, अगेन नर्मदा नदी, ये सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है भारत में अगर देखें तो। उसके अलावा ताप्ती नदी है, वो बनाती है गुजरात की तरफ। तो एस्चुरी भी हो गई और क्या हो गई? डेल्टा भी हो गई। तो ये दोनों जो है हमारे पास ये हो गए। या तीसरी संभावना क्या होती है? तो भाई तीसरी संभावना प्रवाल भित्तियों की होती है। ये प्रवाल भित्ति क्या होता है? वो जो मूंगा या कोरल्स होते हैं वो जमते जमते द्वीप की संरचना लेते हैं। याद है ना, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है एक ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ऐसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप में भी मौजूद है प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीपीय क्षेत्र। तो ये जो है वो तटीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर या तो मैंग्रोव वन दिखेंगे या एस्चुरीज दिखेगी। मैंग्रोव वन कहाँ दिखते हैं? डेल्टा वाले हिस्से में। एस्चुरी में आपको बताया सीधे सीधे समुद्र में जाकर के गाद सहित अपनी बही हुई मिट्टी सहित नदी गिर रही है। और प्रवाल या मूंगा वगैरह जो है वो आपको दिखाई देगा। 1/3 ऑफ इंडिया जो है वो कवर करते हैं तटीय क्षेत्र। और इन क्षेत्रों की जैव विविधता क्या हो सकती है? तो एक तो वही आपके लिए सिंपल सी बात है, वो सुंदरी किस्म के वन जो हो गए वो आपको दिखाई देंगे। मूंगा खुद अपने आप में आएगा, या मुलस्क प्रकार के जो घोंगा होता है ना, उस प्रकार की प्रजातियां, क्रस्टेशियन प्रकार की प्रजातियां जो हैं वो आपको जैव विविधता में इसमें दिखाई दे जाएंगी। तो बहुत बड़ा इस पे आप हिस्सा नहीं पढ़ना है या रटना नहीं है। और कुछ बात करेंगे तीसरे वाले जैव भौगोलिक क्षेत्र। अब ये थोड़ा मैप पे बेस्ड करेगा, तो बहुत ऐसा लंबा भी नहीं है, धीरे धीरे अपन खत्म कर लेंगे। जैव भौगोलिक क्षेत्र को अगर देखें तो हम कोशिश कर रहे हैं हम भारत के भौगोलिक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं। अब ये वर्गीकरण जो है ये टोटल 10 भाग में बटा हुआ है, यानी भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो मैप में आप देख पा रहे हैं, ये विभाजन 1988 में हुआ था। दो वैज्ञानिक हैं या दो पर्यावरणविद हैं, एक रोजर और एक पवनार है। उन दोनों ने पनवार, रोजर एंड पनवार, वो पवनार आश्रम नहीं चले जाना है, हाँ, रोजर एंड पनवार, ये दोनों ने विभाजन किया था। और 10 तो मेन थे और 25 उप क्षेत्र में भी बांटा है। तो 25 उप क्षेत्र नहीं पढ़ रहे हैं, 10 मुख्य क्षेत्र में अगर देखें भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों को, तो ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे ये ऊपर देखें आप, ये वाला हिस्सा ट्रांस हिमालयन। ट्रांस हिमालयन जो यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, यूरेशिया प्लेट का हिस्सा यानी जहां यूरोप जैसी जलवायु वाला भाग दिखाई देता है। तो ये बहुत ठंडा, हमेशा बर्फ से आच्छादित रहने वाला, बर्फ से घिरा रहने वाला जो भाग है वो दिखाई देता है। तो यहाँ एक खास तरह का वृक्ष पाया जाता है, अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाएंगे। इसके अलावा स्नो लेपर्ड, पिछले साल पेपर अगर आप देख रहे होंगे, इसी साल की बात है, स्नो लेपर्ड का काफी किस्सा आया था कि वो देखा गया। तो स्नो लेपर्ड हो गया, ब्राउन बियर हो गया, भूरा भालू वगैरह, वो सब आप इस क्षेत्र पे देख पाएंगे ट्रांस हिमालयन क्षेत्र पर। वनस्पतियों का अभाव होता है, कम होती है। और फिल्म वगैरह देखने का शौक है तो ऋतिक रोशन की फिल्म थी लक्ष्य, देखिएगा, ऊपर चढ़ रहा होता है वो, तो शुरुआत में तो वनस्पतियां रहती, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, वनस्पतियों का अभाव शुरू हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा है। दूसरा जो है वो हिमालयन क्षेत्र है। हिमालयन जो क्षेत्र है थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और वो कम ऊंचाई वाला हिमालयन क्षेत्र की तरफ चलते हैं जहां वनस्पतियां पाई जाती हैं। और खास तौर पे टुंड्रा वन, टैगा वन यहाँ पर मिलेंगे। तो टुंड्रा वनस्पति, टैगा वनस्पति, यहाँ भी स्नो लेपर्ड मिलेगा, बियर मिलेगा, हिरण वगैरह भी मिलते हैं। कस्तूरी हिरण जान रहे हैं ना, हाँ, वो कस्तूरी जिसके नाभि से सुगंध आ रही होती है और वो पूरे जंगल में ढूंढ रहा होता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। या फिर एक हिरण होता है, हंगुल हिरण कहते हैं, बहुत पतला दुबला सा एक हिरण का प्रजाति होता है, वो यहाँ पाया जाता है। तो वो सब जो है आपको हिमालयन क्षेत्र में जैव विविधता के रूप में दिखाई देगा। तीसरे बड़े क्षेत्र पर चले तो गंगा का मैदान आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर से जो दिख रहा है। तो व्हाइट कलर वाला जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ये जाहिर सी बात है गंगा और उसकी सहायक नदियां और थोड़ा बहुत ब्रह्मपुत्र को भी मिला लेते हैं, उनसे मिल करके बना हुआ ये जो बड़ा सा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको घड़ियाल दिख जाएगा, बड़ी विशेषता है घड़ियाल। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं यहाँ कछुए, मीठे पानी के या साफ पानी के कछुए कह सकते हैं। गंगेटिक डॉल्फिन को कैसे भूला जा सकता है, सुंस जिसे कह देते हैं, इरावदी भी कह देते हैं, एक नाम और जान लीजिए मेरी तरफ से। तो ये सब आपको दिखाई देगा इस जगह पर। उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए
इस गुलाबी वाले भाग पे चलते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी नॉर्थ ईस्ट का वो हिस्सा है जहां से मलयन क्षेत्र, बर्मन क्षेत्र जो है हमारे यहाँ लगता है, और इंडो मलयन वाला आपको दिखाई देता है। तो ना यहाँ एक तो बांबू जो है, बांस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, टूना करके एक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कपी की जो प्रजातियां होती है वो पाई जाती हैं, गिब्बन एक प्रजाति होती है, एक प्रजाति होती है ओरांग उटान, इंसान से काफी करीबी माना जाता है उसे, बंदर जैसा ही एक प्रजाति समझिए, वो सब यहाँ पाया जाता है। तो वो इस क्षेत्र की विशेषता है। अच्छा, हिमालय में तो बताना भूल गया था, हिमालय वाले में ना आप एक और ऐड कर लीजिएगा, वो एक सींग वाले गैंडे वगैरह को भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। हिमालयन यहाँ भी है ना, देख रहे हो, तो वहाँ एक सींग वाले गैंडे वगैरह को भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वापस आए, अलग अलग चीजों का नाम मैं आपको बताया, बांस बांबू वाला है, ट्यूना है, इसके अलावा मैं आपको बताया क्या, तो इसके अलावा बहुत सिंपल तरीके से हमने जाना गिब्बन को, कपी वाला जो है, और हमने जाना ओरांग उटान। ओरांग उटान को खास ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्वी भारत, इससे ना भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार भी कह देते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, शब्दशः याद कर लीजिए, भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार। तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो कहलाएगा भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे अगले क्षेत्र पे। ये बड़ा सा हरा वाला क्षेत्र देख रहे हैं, दक्कन का पठार। मैं आपको बोला ना, भारत की भौगोलिक संरचना में शुरुआत में एक ट्राइंगल, ये वही वाला है जो इसमें भारत का या ये वाला इंडियन टाइप वाला जैव विविधता वो मौजूद है। यही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ की तप्त जलवायु है, यहाँ जो है लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ आपने जो कुछ अपने क्षेत्र में देखा है ना, वो सब जैव विविधता का हिस्सा है। फिर चाहे वो क्या हो, फिर चाहे वो शेर हो, फिर चाहे वो चंदन की लकड़ी हो, आम हो, नीम हो, बबूल हो, बबूल नहीं, आम हो, नीम हो, या फिर हमारे यहाँ साल है, सागौन है। बबूल किस में जाएंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उस पर चलेंगे। तो ये दक्कन के पठारी क्षेत्र की विशेषता हो गई। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा इधर के क्षेत्र पे। ये जो येलो रंग का पूरा शेडेड भाग दिखाई दे रहा है, ये अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाता है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें कौन कौन सा पंजाब कवर करेगा, हरियाणा कवर करेगा, हमारा दिल्ली वाला कवर करेगा, और गुजरात का ये तटीय हिस्सा, ये जो है अर्धशुष्क क्षेत्र है। और यहाँ वनस्पतियों की संख्या का तो बड़ी तेजी से ह्रास हुआ है या कमी हुई है। बहुत सिंपल सा कारण है, पंजाब हरियाणा इंक्लूड कर रहे हैं, खेती सब इतनी की है कि प्रजातियों का बहुत ह्रास हुआ, जो मूल प्रजातियां थी उनका कमी हुआ। बाकी जीव जंतुओं की संख्या में अगर देखें तो बहुत खास तो ऐसे नहीं, नील गाय वगैरह आप देख पा रहे होंगे, या आप यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जीव देख पाते होंगे, वाइल्ड एश, जंगली गधा, वो जो है यहाँ की विशेषता आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मरुस्थलीय में। मरुस्थलीय का ये जो हिस्सा है, यानी राजस्थान का काफी बड़ा सा हिस्सा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ फिर आप देख पाएंगे अलग अलग तरह की प्रजातियां, कैक्टस यहीं से आप देख पाएंगे, बबूल हो गया, खेजड़ा हो गया, चाऊ हो गया। इसके अलावा आप देख पाएंगे यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम के जो पक्षी है उसको देख पाएंगे। अच्छा, राजस्थान या गुजरात साइड की थोड़ी बहुत बात आई है ना, तो इसमें आप वो याद है सलमान खान ने हिरण मार दिया था, हाँ, ब्लैक बक, चिकारा हिरण वगैरह, हाँ, तो वो सब भी इस क्षेत्र की विशेषता है। वैसे मैं भूल गया, अर्धशुष्क में हमारे पास है तो एशियाटिक लॉयन से है, वो याद करना अर्धशुष्क में। अब बात करते हैं इस वाले हिस्से की, पश्चिमी घाट। वैसे पश्चिमी घाट में आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, पूरा एक वीडियो रहेगा पश्चिमी घाट पे, जिससे ज्यादा डिटेल आपको पश्चिमी घाट की और नहीं मिलने वाली। हम पूरा पश्चिमी घाट पे एक वीडियो करेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि पश्चिमी घाट जो है वो भारत के एक तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, और उसमें आपको अलग अलग तरह की चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो अलग अलग तरह की प्रजातियां हो, पादप प्रजातियां, या बात करें जीव जंतुओं की, जैसे हॉर्नबिल है, यहाँ उड़न गिलहरी वगैरह है, तहार वगैरह है, ये आप पाया जाता है। या एक बात करें ड्रैको, ड्रैको क्या होता है, उड़ने वाली छिपकली। गिलहरी तो जान गए आप, लेकिन उड़ने वाली छिपकली भी होती है, ड्रैको बोलते हैं, वो भी आपको पश्चिमी घाट में। और ना यार, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको हर बार पश्चिमी घाट में नए प्रकार का मेंढक मिल गया, नए प्रकार का कीट मिल गया, ये हो रहा होता है। तो पश्चिमी घाट वो हो गया एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। फिर बात करेंगे तटीय क्षेत्र की, ये जो जामुनी कलर से शेडेड है, तटीय क्षेत्र में अगेन बात करेंगे वही हमारे जो सुंदरबन है वो वाला हिस्सा हो गया। अब इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ कछुए मिलेंगे, ऑलिव रिडले टाइप का कछुआ, ऑलिव रिडले, दोबारा दोहरा देता हूँ, ऑलिव रिडले, वैसे नाम सुने भी होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कछुआ का प्रजाति है जो संकटग्रस्त है, वो यहाँ की विशेषता है।
घड़ियाल भी यहाँ की विशेषता है इन क्षेत्र की। दूसरी चीज यहाँ की विशेषता है डॉल्फिन, और ये समुद्र वाली डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन अलग होती है, समुद्र वाली। चिल्का झील गए ना घूमने तो वहां आप देख सकते हैं, तो वो हो गया। ये क्रेन्स हो गए, सारस की बात कर रहा हूँ, वो आप देख पा रहे होंगे इस क्षेत्र पर। ये हो गई विशेषता आपके लिए इस द्वीपीय क्षेत्र की। इसके अलावा मूंगा वगैरह तो हो गई थोड़ा बहुत संख्या में। तो ये हो गया तटीय। अब बात करते हैं, एक जो बच गया द्वीपीय, टोटल 10 हो जाएंगे। द्वीपीय में बहुत सिंपल है, हमारे पास अगेन बात करें तो एक तो जनजातियों का स्वर्ग भी कहते हैं द्वीपीय क्षेत्र को, तो ह्यूमन जनजाति तो है अलग अलग तरह की। उसके अलावा भाई मोलस्क वाला संघ जो है, या फिर जो आपके लिए मैं बताया ये हिस्सा क्रस्टेशियन मूंगा वगैरह, वो आपको दिखाई देगा द्वीपीय क्षेत्र में। कोकोनट दिखाई देगा, या फिर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र पर जैक फ्रूट कटहल वगैरह, वो सब आप देख सकते हैं। जैक फ्रूट वैसे पश्चिमी घाट की भी विशेषता है। तो ये कुछ विभाजन हो गए जो है भारत में जैव विविधता क्षेत्र के, भौगोलिक जैव विविधता। तो यहां तक भारत में विभाजन या हमने अलग अलग वर्गीकरण देख लिया। और भी कुछ एक फैक्ट हम इसमें पढ़ सकते हैं आगे, जैसे पश्चिमी घाट का डिटेल तो मैं बताऊंगा ही आपको, और उसका जो है थोड़ा और डिटेल हम जानेंगे। अलग अलग भाग को सेपरेट करके आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पश्चिमी घाट लेकिन आप डिटेल में पढ़ें, और हिमालयन क्षेत्र को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो दोनों एक वीडियो में कवर कर देंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, उससे ज्यादा आपको इधर उधर का रटना नहीं है। तो ये तो हो गया आपके लिए पूरा इंडियन बायोडाइवर्सिटी। हाँ ध्यान रखें, ये वीडियो जो है आगे कंटिन्यू होगा, बराबर रिस्पॉन्स रहा आपका तो, और नहीं रहेगा तो मैं यहाँ रोक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा था लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या और देखना है, क्या नया टॉपिक जानना है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। शेयर जरूर करें दोस्तों से, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है कि आप देख रहे हैं वीडियो करके और हम बनाने को प्रेरित हो रहे होते हैं। यकीन जानिए अभी रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए, आप भी थोड़ा बहुत योगदान दीजिए मेरे साथ जुड़ करके। अच्छा लगता है आप लोग से मिल करके, बात करके। दोबारा मिलेंगे पश्चिमी घाट और वो जो हिमालयन क्षेत्र है उसके साथ। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो अब तक आ चुके हैं और आपसे क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें याद करनी है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और बताते जा रहा हूँ, वीडियो जो अंत तक देख रहे हैं ना उनको ये लाभ होगा। जो हमारा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बन गया पश्चिमी घाट, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी एक तो ध्यान रखिए, आया हुआ प्रश्न है। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बना है पश्चिमी घाट, इसके पीछे कारण है मानव दखल, यानी मनुष्य की बहुत अधिक संख्या का उस जगह बढ़ जाना, जन घनत्व बहुत ज्यादा हो जाना। और पश्चिमी घाट की मैं बात करूं, पर स्क्वायर किलोमीटर में 300 लोग घुस आए हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 300 इंसान रह रहे हैं। तो यानी ये तो जैव विविधता पे सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर आपको पूछे कि पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट की जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, तो सघन जन घनत्व से। दूसरा, ये जो हिमालयन क्षेत्र था इसको किससे सबसे ज्यादा खतरा है? आपको याद है ना, हमने हिमालयन क्षेत्र को भी बांटा था यहाँ पर, तो पश्चिमी घाट हिमालयन क्षेत्र, तो हिमालयन क्षेत्र को सबसे ज्यादा किससे खतरा है? इसमें आपका आएगा भौगोलिक परिवर्तन। आप लगातार उस जगह के तापमान आदि में, टेम्परेचर में डिफरेंस, ग्लेशियर का पिघलना वगैरह या भूस्खलन आदि के कारण उस जगह की जैव विविधता को ह्रास होते हुए देखेंगे। प्रश्न पूछ चुका है, बहुत डिटेल में जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।